हेलो दोस्तों, मैं गगन एकलव्य चैनल से। आज हम जिस फर्स्ट टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो टॉपिक है ये बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है डीयू में। उसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ में एमकॉम में एमबीए प्लस लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये जो एक्ट है हमारा, ये 1 सितंबर 1872 को एनफोर्स हुआ था। और इंडिया में जितने भी, और ये हाँ ऑब्वियसली ब्रिटिश काल का ये हमारा एक्ट है और अभी तक चला रहा है। हाँ, अमेंडमेंट्स इसमें काफ़ी हुए हैं बट हाँ जो बेस है वो 1872 का ही है। आज के टाइम में जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे सब में ये अप्लाई करता है। हाँ, अब धारा 370 हट गई है तो एक बार वो फिर देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में आज की डेट में एप्लीकेबल है या नहीं। हाँ, बट अर्लियर जब तक हमारे पास सिलेबस आया था, जब तक हमारे पास बुक्स आई थी, तो उसमें यही कहा गया आज तक कि हाँ जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये एप्लीकेबल है। तो जब ये एक्ट है तो इसकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं जिस बारे में हम पहले से ही बात कर लेते हैं। द एक्ट इज नीदर रेट्रोस्पेक्टिव नॉर एग्जॉस्टिव, विच मीन्स अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर 1872 से पहले हो चुका है वो इस एक्ट के परव्यू में नहीं आता। दैट्स द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन इज द एक्ट डज नॉट कवर द होल फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, विच मीन्स एक्ट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बहुत तरीके के हैं और कुछ स्पेसिफिक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एक्ट्स बने हुए हैं ऑलरेडी। अगर हमारे पास उन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्पेसिफिक एक्ट्स बने हुए हैं तो वो लॉ एप्लीकेबल होगा, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है हमारे पास, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना हुआ है हमारे पास, पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे लॉ हैं हमारे जो ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर वो ऑलरेडी हैं तो वो ही एप्लीकेबल होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दैट्स द सेकेंड लिमिटेशन। ठीक है जी, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और इसका नेचर क्या है। सो एज यू कैन सी, जो डेफिनेशन दी हुई है वो सालमन की दी हुई है। सालमन डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। सर विलियम एंसन ने जो डेफिनेशन दी है इसकी, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ मेड बिटवीन टू और मोर persons by which rights are acquired by one or more to acts and forbearances on the part of other or others. According to Sir Frederick Pollack, every agreement and promise enforceable at law is a contract. तो ये तो रेफरेंस के लिए हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली, बट हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, तो ये जो डेफिनेशन दी है वो है सेक्शन 2H में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ। बिल्कुल सिंपल सी। बट अगर हम यहां पे देखें तो दो पॉइंट्स यहां पे सबसे मेन है। सबसे पहले है अग्रीमेंट, दूसरा है एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल एट लॉ। तो इन दोनों चीजों को एक बार डिटेल में हम पढ़ते हैं कि है क्या, अग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सेबल एट लॉ का मतलब क्या है। तो जब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टू पार्टीज। जी, देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने आप से
कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने आप को अपना ही प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मैं अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी अपने आप को 8 लाख में बेच रहा हूं और मुझे 2 लाख का लॉस हो गया, क्या लॉ उसको मानेगा? बिल्कुल नहीं। आप अपने आप से डील नहीं कर सकते। सो देयर हैज टू बी एटलीस्ट 2 और मोर पीपल। अब वो जो 2 पार्टीज है मिनिमम, हम उनको बोलते हैं प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। देखा जाए तो दोनों ही प्रोमिसर हैं, दोनों ही प्रोमिसी हैं, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई लेन देन होता है, और जब लेन देन होता है तो वो कभी वन साइडेड नहीं होता, टू साइडेड होता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन अ प्रॉमिस, व्हेन ए, अच्छा ए इज अ पर्सन, ए promises to sell his car for a sum of rupees 20,000 to B. A is a promiser because he has promised to sell his car, while he is also a promisee because there is a promise from B to pay a sum of 20,000 to him. The same is the position of B. दोनों ही कुछ ना कुछ ले रहे हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ दे रहे हैं। A जो है वो कार दे रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं कार दे रहा हूं, सो इज अ प्रोमिसर, प्लस वो प्रोमिसी भी है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। बी इज ऑल्सो अ प्रोमिसर, वो प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं 20,000 रुपए दूंगा, बट ही इज ऑल्सो प्रोमिसी बिकॉज उसको कार मिल रही है। सो 2 or more parties are required. An agreement. अब agreement क्या होता है? Agreement is a mixture of 2 things. First step is a proposal or an offer. Second is acceptance. कि एक बंदे ने कुछ ऑफर करा, दूसरे बंदे ने उसको एक्सेप्ट करा कि ठीक है भाई, मैं आपको अपनी कोई कार जो है वो बेच रहा हूँ 20,000 से। ए ने ही बोला था हाँ मैं अपनी कार 20,000 में बेच रहा हूँ, और बी ने बोला हाँ हाँ ठीक है जी मैं आपकी कार खरीद रहा हूँ। सो ए ने जो अपना ऑफर दिया कि मैं अपनी कार 20,000 में बेच रहा हूं, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो नाउ एक अग्रीमेंट हो गया है। ठीक है जी। सो अग्रीमेंट जो है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। 2E है मेरे ख्याल से, वो 2H वाला था, एक बार चेक करते हैं। 2H था कॉन्ट्रैक्ट, हाँ 2H कॉन्ट्रैक्ट है। 2E में है अग्रीमेंट, उसकी डेफिनेशन मुझे यहाँ नहीं दिख रही है अभी, बट प्रॉमिस की डेफिनेशन डेफिनेटली दी हुई है इन्होंने। सो प्रॉमिस एक बार पढ़ लेते हैं। 2B में प्रॉमिस दिया हुआ है, अ प्रॉमिस मीन्स व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made signifies his consent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. जैसे ही आपने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन। एन ऑब्लिगेशन इज अ लीगल ड्यूटी टू डू और abstain from doing something. An agreement is a contract should give rise to some legal obligation. तो यहां पे बात होती है, हमारे ऑब्लिगेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन, एक होता है सोशल ऑब्लिगेशन। अब मैं किसी के यहाँ गया, भाई साहब बच्चे का बर्थडे है, आपने आना है। उसने बोला हाँ 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 भाई साहब जरूर आऊंगा, जरूर जरूर पक्का आऊंगा, और वो आया नहीं बर्थडे पे, तो क्या मैं उसको सू कर सकता हूं कि भैया तूने तो बोला था तू आएगा, तूने तो प्रॉमिस किया था तू आएगा, तू तो आया नहीं? तो इसको हम बोलते हैं सोशल ऑब्लिगेशन और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस। सो इस तरीके के सोशल और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट
नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन है। ठीक है जी। अब पापा ने कहा बच्चे को, बेटा 12th में अच्छे मार्क्स ले आ, बाइक मिलेगी। बच्चा भी लगा हुआ बड़े अच्छे, बड़े मेहनत करके, और फाइनली 12th में अच्छे मार्क्स तो आ गए, बट बाइक नहीं दी पापा ने। तो कैन ही सू हिज फादर? नो, इट्स जस्ट अ सोशल ऑब्लिगेशन, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है जी।